कथा संवेद 14 चंद्रकला त्रिपाठी की कहानी कच्ची हल्दी की गंध। टिप्पणी राकेश बिहारी की। कविता, आलोचना और कहानी के अहाते में समान अधिकार के साथ निरंतर आवाजाही करने वाली चंद्रकला त्रिपाठी का जन्म 5 जून 1954 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला स्थित बहादुरपुर गांव में हुआ। 1976 में दैनिक आज में प्रकाशित इतिहास शीर्षक कविता से अपनी रचना यात्रा शुरू करने वाली चंद्रकला त्रिपाठी के 2 कविता संग्रह वसंत के चुपचाप गुजर जाने पर और शायद किसी दिन, एक कथा डायरी इस उस मोड़ पर तथा एक आलोचना पुस्तक अज्ञेय और नई कविता प्रकाशित हैं। किस्सागोई के रस में पगी कहानी कच्ची हल्दी की गंध अपनी रोचक वर्णन शैली और ग्रामीण परिवेश के कारण सबसे पहले हमारा ध्यान खींचती है। गंध को केंद्र में रखकर हिंदी और दुनिया की अलग अलग भाषाओं में कई महत्वपूर्ण कहानियां लिखी गई हैं। खुशबू और सड़ांध के समानांतर और बहुवर्णी अर्थ संदर्भों के साथ कच्ची हल्दी की गंध की सतत उपस्थिति के कारण यह कहानी गंध केंद्रित कहानियों की उसी पांत में रखी जा सकती है। कमजोर और अकेले पड़ जाने वाले लोगों की जमीन को दबंगई के बल पर हड़प लेने की घटनाएं समाज में हमेशा से घटित होती रही हैं। लेकिन पार्वती और अमला आजी जैसी मजबूत स्त्रियों की उपस्थिति के कारण यह कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि में घटित एक अपराध कथा का रहस्योद्घाटन भर होकर नहीं रह जाती, बल्कि अपराध के विरुद्ध साहस, प्रतिरोध और संघर्ष के एक ऐसे बयान की तरह दर्ज होती है जिसकी अनगूंजें कहानी समाप्त होने के बाद भी हमारे भीतर बनी रहती हैं। दुष्कर्म के बाद पार्वती की हत्या के रहस्य से पर्दा उठाने के बावजूद यह कहानी जिस तरह अपने पाठकों को नई जिज्ञासाओं से भर देती है, उसमें इसके औपन्यासिक विस्तार की कई संभावनाएं अंतर्निहित हैं। तो आइए सुनते हैं चंद्रकला त्रिपाठी की लिखी हुई कहानी, उन्हीं की जुबानी, कच्ची हल्दी की गंध। चलिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है हल्दी की गंध। आजकल देखिए कहानी सुनने में सबकी रुचि बहुत घट रही है। दिखने लगा है कि लोगों का दिल दिमाग न जाने किन चीजों से भरा अझुराया रहता है, मगर वो क्या करे जिसे कहानी सुनाए बिना चैन ही नहीं पड़ेगा। जैसे इसी कहानी ने मेरे भीतर घुमड़ घुमड़ कर मुझे हलकान कर दिया। ऐसा लगा जैसे मुझे 8 हाथों से पकड़े हुए है और मैं इसका बहुत ही आसान सा शिकार हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस कहानी में जो जिंदगी आई है, जो जमीन है, उसका ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। हो सकता है कभी घूमने के लिए गए हों, तफरीह के लिए गए हों तो और बात है, वरना जिसे रिमोट एरिया कहते हैं ना, उस इलाके की ये बड़ी अजीब सी कहानी है। और मजा देखिए कि 80 साल की अमला आजी इसकी हीरोइन बनती चली गई। सच कह रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस बूढ़ा में इतना दम होगा, ऐसा हट होगा, और वो क्या कहते हैं ना, जान दे देने का जज्बा वह होगा। जिसने भी सुना था ना, उसी ने मुंह बा दिया था। कोई ऐसा नहीं समझता था अमला आजी को। वो गांव के एक किनारे पड़ी हुई छोटी सी गृहस्थी वाले घर की अकेली बुढ़िया, जिसकी एक बेटी भर थी। बेटी का पास के गांव में विवाह हुआ था और वो जितना वहां से रख सकती थी उतना ख्याल रखती थी अमला आजी का। आखिर वो भी अपना घर द्वार गृहस्थी छोड़कर यहां उनके पास कैसे रहती। हाँ, गांव के लोग अमला आजी का ख्याल रखते थे। उसका 5 बीघे का खेत रामसूरत के खेतों से लगा हुआ था। रामसूरत जो कभी अमीन रहे होंगे, उनकी प्रसिद्धि ये थी कि वे गांव में सबका खेत अपने नाम लिखवाने के चक्कर में रहते थे।
वे बुढ़िया के खेत पर भी निगाह गड़ाए हुए थे, मगर उस पर सीधे हाथ डालने में डरते थे। मगर यह जरूर है कि वो उसके खेत हथियाने के दूसरे चक्करों में पड़े रहते थे। बड़े निडर आदमी थे वे यानी रामसूरत जी। मगर पूरे गांव की तरह वे भी बुढ़िया की शराब से बहुत डरते थे। मौके बेमौके अमला आजी अपना 32 दांत चियार के दिखा देती और सामने वाला सिहर उठता। कहते हैं कि आज उनके मुंह से कुछ निकला नहीं कि कल का सूरज उस व्यक्ति को देखना नसीब नहीं होता था। किसी के भी 7 पुश्तों को तारने में आजी से कभी कोई कोताही नहीं हुई। हाँ, एक बात कहना रह गया, बता दूं, और वो बताना जरूरी भी है कि भाई ये किस्सा है, सिर्फ किस्सा। अगर किसी से मिल जाए तो ये एक संजोग है। हाँ, संजोग की भी खूब कही। ये शायद संजोग ही था ना कि कोयराने के अंधेरे बजबजाते कीचड़ से गंधाते रास्ते को टटोल टटोल कर रामसूरत के घर रात की गवनई में आने वाली अमला आजी अचानक किसी से टकराई थी। ताजा हल्दी तेल का भभका उनकी नाक में भर गया था। वे गिरने से बची थी। बहुत जोर नाराज हुई वो। आन्हर हवे कारे। वो जो भी था चुपचाप उसी सकरी गली से उनसे टकराते हुए भाग गया। कुछ कहा नहीं उसने। अब आप कहेंगे, भला ऐसे बजबजाते सकरे रास्ते से आजी को रामसूरत के घर गवनई में जाने की जरूरत भी क्या थी? और अगर रात हो ही गई थी तो जाना जरूरी तो नहीं था। मगर आजी को तो छटपटी पड़ी थी। हल्दी मटमंगरा और रात की गवनई के साथ साथ आज कोहबर की पतरी के भोज का भी आकर्षण था। जीप थी कि बौराई हुई थी और ध्यान वहीं पहुंच जाने पर लगा था। मगर करती क्या? उनका हाल चाल लेने आया दामाद विदा लेने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में उन्हें ही कहना पड़ा कि अब वो रात में कहां लौटेगा। भोजन पानी का वो इंतजाम करती हैं, खाकर ही जाए या खाकर यहीं सो जाए। मगर वो सहसा खटिया से उठ बैठा, बोला कि नहीं, उसे रुकना नहीं है, बल्कि बल के गांव में कुछ काम है और उसे जाना है। अपनी फटफटिया गुंजाता हुआ वो उधर गया और इधर अमला आजी ने अपनी बकरी में ताला लगाया। सोचा जरूर कि चलते हुए कोहराने की ओर भी देखती जाएं, शायद कोई अभी बाकी हो गवनई में जाने से। मगर फिर उन्हें लगा कि एक पहर रात बीत चुकी है, कौन जोहेगा उन्हें। बिमली तो आकर देख भी गई थी उनके दरवाजे पर उठंगे पड़े हुए उनके पाहुन को। इसीलिए आजी ने ये रास्ता चुना था। ये बहुत नजदीक का रास्ता था दरअसल। हमेशा वे उसे नाक पर अचरा रखकर पार कर लेती थी। अभी तो एक बार दिन में भी वे इसी रास्ते गई थी और ऐसी कोई बात नहीं थी। मगर उनसे टकराकर विपत की तरफ से भाग जाने वाले उस आदमी की अफनाई हुई सांस और पसीने से महकती हुई देह से उठती हुई हल्दी तेल की गंध उन्हें भौचक कर गई। वे उस टकराहट से हिल गई थीं और उनके मुंह से बहुत सारी गालियां झर उठी थी, हमेशा की तरह। दही जरा, निर्बंसिया, मुंह फुकौना। सवेरे का सबसे बड़ा हल्ला ये था कि पार्वती को कोई मार गया था। उसका गला रेता हुआ था। उसका घर उसारा सब खून से सना हुआ था। उस औरत ने जान बचाने की शायद बहुत कोशिश की थी। अमला आजी ने सुना तो उनका कलेजा धंस उठा, धड़ धड़ बजने लगा। गांव में सख्ता पड़ गया। सबको मालूम था पार्वती अभी कल ही तो अपने खेत का मुकदमा जीती थी और आज हाथ पैर बेजान हो उठे अमला आजी के। कार्तिक का भींगा हुआ सा सवेरा
उनके छप्पर पर कांप रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे डर से मर जाएंगी। वैसे आप चाहें तो कहानी यहीं खत्म समझें, मगर वाकई ये बाकी है। अब जिसे अच्छी लग रही होगी ना, वो हुंकारी मारेगा। अच्छा चलिए आगे की कहानी सुनिए। अच्छा, ये सच्ची बात नहीं है कि अधूरी कहानी सुनाने से बड़ा पाप कोई नहीं। मुझे तो भूलता ही नहीं कि ये जो अमला आजी है ना, ये बिल्कुल काल्पनिक थोड़े ही हैं। गवनई में अगर इनके प्राण ऐसे बचते थे कि जिस घर से न्योता न भी मिला हो, उस घर में भी गाने पहुंच जाती थी। वैसे तो उस छोटे से गांव में उन्हें न्योता न मिलने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था, मगर अब जिसके दरवाजे पर खड़े होकर उसे सरापी होंगी, वो भला किस कलेजे से उन्हें न्योता देगा। मगर बुढ़िया सब भूल भाल कर उसके आंगन में बिराज जाती और जो लहक कर गाती कि 4 गांव तक सुनाई देता। वैसे गीत गाने के अलावा आजी किस्सों का भी गजब खजाना थे। उनके किस्से सुना दो ना, तो मारखेस का जादू यथार्थ फेल हो जाएगा। कभी कभी मैंने अमला आजी का ये किस्सा और किरदार दोनों सबको बताया है। सब भौचक हुए हैं। सबने पूछा है भला ऐसा कोई होता है। मैं कहती कि इससे भी ज्यादा मौलिक लोग हुए हैं, मगर कथाएं तो जैसे पैटर्न्स में घुस गई हैं ना। वे जिंदगी के बीहड़ असली अछूते रंगों में जाना कहां चाहती हैं। अब आजी का ही किस्सा है, वो केवल एक किस्सा थोड़ी है, वो कई कई बार उनके दुस्साहस का किस्सा है। मुझे याद है आजी सबसे ज्यादा एक माहौल रचती थी जिसमें इंद्रजाल होता था। रात के कई जादू होते थे, कई रंग होते थे, और हम सब कभी सहमते, कभी डरते और कभी गुपचुप सांस रोक लेते। हम लोगों को, यानी हम सारे भाई बहनों को, आजी की कहानी में बसने का मौका ज्यादा ही मिला। होता यह था कि आजी कहानियां सुनाती और हम उनके ओसारे में सो जाते। जब कभी रात में नींद खुलती ना, तो दीवार पकड़कर छप्पर की ओर सरकता हुआ सांप दिखने लगता, या कभी दिखता कि बाहर के गजिन पकड़ी के पेड़ से सारस गिर रहा है। हम आजी को बताते तो आजी कहती, अरे सब कहानी ही थोड़ी ना है बचवा, इस दुनिया में सबका रहना है। देखो ना, पेड़ पालो, नदी तालाब, भूत प्रेत, चुड़ैल, ये सब यहीं तो रहते हैं। फिर वे हमारे रोए खड़े करने वाली कोई कहानी शुरू कर देती। एक कहानी में उन्होंने बताया उस चुड़ैल के बारे में जो पाहुन के पैर के पास आकर उनके पैर की मालिश करने के लिए बैठ गई। हम पूछते, अरे आजी? वो बोली, अरे वो चुड़ैनिया सबको नाक में दम किए थी, जिधर देखो उधर ही पहुंच जाती। वो तो पहुना बड़े समझदार थे, उसको ऐसा लात मारे कि यहां से उठी तो पोखरिया में जाके गिरी। इस तरह हमारे लिए गांव ऐसा बसा हुआ था। वहां पोखरिया में, रास्तों पर, खेतों में, बसवारी में, डीह पर, चौरा पर न जाने कितने जीव जंतु हमें मिल जाते। औरतें मिलती तो हम उनका पैर देखने लगते। आजी बताती कि चुड़ैल के पैर, पंजे पीछे की ओर मुड़े होते। इस तरह हर चौरा चबूतरा की एक कहानी थी। कहानी तो आजी की भी थी। मुझे तो याद है वो अनोखी कहानी आजी की, मगर फिर कभी सुनाऊंगी। आज तो ये कहानी सुने आप। तो आजी जब रामसूरत के आंगन में पहुंची, उससे पहले उन्हें लगा कि दरवाजे पे बड़ी अफरा तफरी मची है। सारे मेहमान चंचल हो उठे हैं और रामसूरत भींचे हुए गले से गुर्रा रहे हैं। आजी ठिठक गई। सहसा उन्होंने देखा कि गाना गाने के लिए आई हुई सारी औरतें बाहर जा रही हैं
यानी लौट रही हैं। लौटती हुई प्रीतिया ने उनको कोहनी से टहोका और कहा, आजी आज गाना कैंसिल। मगर आजी को कौन मना सकता है। वे रामसूरत के आंगन में हल गईं। वहां बांस का मंडप अचानक जैसे बहुत सूना हो उठा था। रोशनी में औरतों के छपे चेहरे पर छपा हुआ सकता उनकी आंखों से छुपा नहीं। रामसूरत वो फुसफुसाती हुई आई और माफी मांगती हुई बोली, मावा सबरही बारात जानी है। लल्लू के बाबू गुस्सिया रहे हैं कि क्या रात भर गौना गवा रही हो, सबको भेली देकर विदा करो। आजी अचकचा कर उसका मुंह देखने लगी। उसने आजी का हाथ पकड़कर उन्हें बैठने के लिए कहा, पीढ़ा लगाया और पत्तल में भोजन परोसकर ले आई। पत्तल पर परोसा हुआ कढ़ी भात आजी की सबसे बड़ी दुर्बलता। खाने में जुटी हुई आजी ने देखा कि आंगन ढेर सारी रोशनी में चमक रहा था। पीले लट्टुओं से फूटती हुई रोशनी में मड़वे का पीला चावल और पीला लग रहा था। कलश पर जलता दिया और पीले एपन की छाप से फूटती वही गाढ़ी गंध, जौ के पिसान में हल्दी मिलाकर बनाए हुए चीकस की गंध, भला आजी कैसे भूल जाती। अपने ब्याह में वे 5 दिन इसी गंध में बसी हुई रह गई थी। उधर उसारे से लगे रामसूरत के नहान घर से झरझर पानी बहने की आवाज आ रही थी। आजी ने रामसूरत बो का हाथ पकड़ कर पूछा, ये रात में कौन नहा रहा है। रामसूरत बो इधर उधर देखने लगी। मावा ने फिर उनका हाथ हिलाया। तब उन्होंने बताया कि लल्लू नहा रहे हैं। आजी चमक गई। अरे रात को क्यों नहा रहे हैं बचवा, ये बात तो ठीक नहीं है। कल बारात जाने से पहले नहचू नहान होने का पद है न दुल्हन, तुम्हें रोकना चाहिए था। रामसूरत बो का चेहरा धुआं धुआं हो उठा। वे इधर उधर देखने लगी। रामसूरत कई बार आंगन में आए और कड़ी आंखों से मावा को देखते हुए आते जाते रहे। उन्हें इस समय बूढ़ा का यहां होना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर आजी पर उनका कोई असर नहीं था। एक टोह थी उनके मन में जो पक्की हो गई थी। हाँ, उधर पार्वती के घर के आसपास पूरा गांव जुटा था। इकलौते बेटे को खबर भेज दी गई थी। उसके पट्टीदार वहां जुटकर सारा कुछ देख रहे थे। सबकी हवाई उड़ी हुई थी। कत्ल हुआ था कत्ल। गांव में थाना पुलिस की नौबत आ गई थी। सूंघने वाला कुत्ता खून के निशानों के पीछे पीछे डंगरा रहा था। सवेरे सवेरे रामसूरत के बेटे की बारात रवाना हो उठी थी। आजी के मन में आंधी चलने लगी थी। कलेजा काबू में नहीं आ रहा था। देह निचुड़ उठी। पहली बार हो रहा था ये कि वे छटपटा उठी थी। अन्याय पर सुलग उठने वाले उनके तपाक पर जैसे किसी ने बर्फ रख दिया था। आपसे अब क्या बताएं कि आजी गांव के ऊसर बियाबान में उधिराए हुए पत्ते की तरह भटक रही थी। बात आगा पीछा सोचने की नहीं थी, बात पूरा समझने की भी थी। घटना स्थल के चारों ओर फीता तान दिया गया था। पुलिस बार बार नजदीक पहुंच जा रही भीड़ को खदेड़ रही थी। भीड़ में खड़ी औरतें बयान काढ़कर ऐसे रो रही थीं कि छोटे बच्चों ने उस रोने में अपना सुर मिला दिया था। घूरे पर हरियाए पाकड़ पर उतरे पक्षी तक बहुत बेचैन हो उठे थे। गूंग भटकैया पर खिला पीला कोमल फूल भी जैसे सदमे से कांप रहा था। आजी ने सिपाहियों की मुस्तैदी को देखा तो सिपाहियों ने भी आजी की दबंगई देख ली। आजी ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला ही था कि दरोगा ने उन्हें देख लिया और भीतर आने के लिए इशारा किया।
आशी ने दरोगा को अपने आशीर्वाद से भर दिया और आंसुओं में भींगी हुई सी वहां प्रवेश कर गई। पार्वती अकेली मुसम्मात थी। गोती दयादों से बंटवारा हो चुका था। ताल किनारे की धनगर खेती मिली थी उसे। अधिया बटाई पर खेती कराती। 10 दर्जा पढ़ी हुई थी पार्वती, इसलिए पति के मरने के बाद एवजी में पियून की नौकरी मिल गई। नौकरी शहर के एक सरकारी कॉलेज में थी। वहीं उसने अपनी रिहाइश भी कर ली थी। यहां गांव में बने घर पर ताला चढ़ा रहता। जब आती तब ताला खुलता। कल रात मुकदमे में जीत के बाद आई थी। मुकदमा रामसूरत से था। रामसूरत ने उसके धनहर खेत पर एक बड़ा हिस्सा कब्जे में कर लिया था। उसके बटैया पर खेती करने वालों पर अक्सर हथियार तान कर लोगों को कुदा देता। गांव में उसकी दबंगई का ज्यादा विरोध था नहीं। गांव वाले भी गम खाकर समझौता करने के लिए कहते कि अकेली जान हो किसके दम पर लड़ोगी। पार्वती कहती न्याय के दम पर लड़ेगी। पार्वती ने मुकदमा कर दिया था और कल वही मुकदमा वो जीत गई थी। अब देखिए ना कि फैसला भी कब आया, जब लल्लू घोड़ी चढ़ने वाले थे। रामसूरत ने पार्वती को मिलाने के बड़े उपाय किए थे और जब वो नहीं मानी थी तो उसकी बदनामी पर तुल गए थे। मगर पार्वती हमेशा डटी रही और उसका वकील भी डटा रहा। हालांकि भीतर ही भीतर गांव भी पार्वती के साथ ही था। पार्वती पर सबकी ममता थी, क्योंकि वो लालची और स्वार्थी औरत नहीं थी। अपनी पुश्तैनी रिहाइश उसने अपने जेठ के हिस्से कर दी थी। एक पैसे का वहां दावा नहीं किया और मलहिया वाली अपनी जमीन के टुकड़े पर उसने यह 2 कमरे का मकान बनवाया था। उसका यह छोटा सा ठिकाना छोटी सी बारी फुलवारी से घिरा हुआ था। आजी ने उस बारी में हल कर देखा। फूल वैसे ही खिले हुए चमक रहे थे। तेज पड़ती धूप में भंटा टमाटर के पौधे कुम्हलाए जरूर थे। अजनबी लोगों के चलने से कुचली हुई धूप भी रोई रोई लग रही थी। संक्षिप्त से उसारे के एक हिस्से में बनी हुई रसोई में सब उल्टा पलटा पड़ा था और ताक पर रखा मिठाई का एक खुला डिब्बा था। पुलिस ने हर चीज घेर दी थी। अंदर एक कमरे में भीषण संघर्ष के निशान थे। ढेर सारा खून फैला था और कमरे में वही गाढ़ी गंध थी, उसी हल्दी और तेल की गंध। हर चीज पर भारी पड़ती वह गंध, सब चीज पर उतराई हुई वह गंध सूंघ कर आजी अफना उठी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। थाने का अमला आजी को देखकर उसकी उपस्थिति के प्रति उन्मुख हो उठा। सब कुछ इस बूढ़ी औरत के सामने उधड़ा पड़ा था। उधड़ी पड़ी थी एक औरत की देह, नुची हुई, खून में डूबी हुई। अपने खून से भरी वो घसीटी गई थी। कलेजा धमधमा रहा था आजी का। मगर इस बेरहम दृश्य में न जाने क्या था कि वह उनकी शिराओं में घुल रहा था। वे अचेत होने की हद तक बेध्यान थी। उस स्त्री को अपने कलेजे में भर रही थी, वे बुदबुदा रही थी। दरोगा उन्हें निरखता हुआ करीब आया, बोला, माताजी कुछ कहना चाहती हैं? आजी उसे सूनी आंखों से देख उठी, बोल पड़ी, बेटा न्याय करना, न्याय करना। दरोगा अब उन पर ध्यान देने लगा। निश्चिंत होकर कहिए माते, बताइए आप क्या कुछ जानती हैं? एकदम चिंता मत करिए, न्याय ही होगा। बचवा, कहकर आजी फपक पड़ी। वे ढह जाती कि वर्दी में कसी हुई स्त्री ने आकर उन्हें संभाल लिया। दरोगा रहा होगा आजी के दामाद की उम्र का। तीखी चमकती आंखों से वो चारों तरफ टोह ले रहा था। सिपाही उस छोटे से घर में हर चीज तफसील से देख रहे थे। सूंघने वाला कुत्ता मंडराता हुआ घूमता आजी के पास भी आया, फिर बाहर दौड़ गया। घटना के भीतर भरी हुई क्रूरता को समझने और फैसला लेने की जहमत अब पुलिसिया विभाग की थी।
बाहर एक छितराया हुआ हुजूम था। उसमें गांव की औरतें थीं, बूढ़े थे, नौजवान जैसे कहीं भागे हुए थे। मलैया का यह इलाका नदी से सटा हुआ था। बस्ती के अन्य घरों के मुकाबले यह एक खुली जगह में था और इसके सामने ही पंचायत का बड़ा बगीचा था। बसवारी थी। तिजहरिया हो गई थी जब पार्वती की देह गठरी होकर बाहर निकाली गई। आजी वहीं थी, जैसे वह मरी हुई औरत उनसे कोई वायदा ले चुकी थी। सारे गर्द गुबार और भय में वे वही सब देखती खड़ी रही। छोटी सी गृहस्थी के औंधे पड़े रंग की तस्वीर उनकी आत्मा में छप चुकी थी। पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जाती उस देह के लिए उनका आर्तनाद जिसने सुना वही जम गया। आते हुए आजी जिस रास्ते पर उतरकर आई वह उनके घर का रास्ता नहीं था। खाले में उतरती हुई वे बसवारी में घुस गई। 1 बीघा की उस सघन बसवारी में पानी से भरी हुई गड़हियों में पखेरू खेल रहे थे। हवा से हिलती हुई काई के ऊपर बांस की सूखी पत्तियां हलर रही थी। गड़ही पानी के सांपों का घर थी। पतले गहरे रंग वाले पानी के सांप सर सर पानी की सतह पर सरसराते। दिन दोपहरिया में गाय बकरी चराने वाले इस गहरी छाया में सुस्ताने चले आते थे। बसवारी में शाही सियार और घड़रोज भी छुपे रहते। अभी ही आजी को विशाल पीपल के नीचे की घनी झाड़ में हलचल सुनाई दी। वे निस्पंद सी सूनी आंखों से उसे देखने लगी। दरअसल वे कुछ भी नहीं देख रही थी। पार्वती की रक्त रंजित देह अपने सारे दुखों के साथ उनके भीतर उतर चुकी थी। उसमें उन्हें हमेशा अपनी ही छाया दिखी थी। उसके साहस को वो बहुत महसूस करती थी। रामसूरत ने जब अनाप शनाप फैलाकर पंचायत बैठाई थी उस वक्त वो गांव में नहीं थी, पंचकोसी पर गई थी। पार्वती का बेटा उधार की साइकिल लेकर उन्हें खोज रहा था। उसी की साइकिल पर बैठकर जब वे गांव पहुंची तब फैसला हो चुका था। मलैया का भैरव बेशर्मी से दांत निपोड़ता खड़ा था और पार्वती के साथ उसे देखने वाले कई बारी बारी से वर्णन कर चुके थे। सब सुनता हुआ समाज ऐसे अचल था जैसे तस्वीर में हो। गू भर दो इस हरामजादी के मुंह में, बस आ गई है साली, रामसूरत गुर्रा रहा था। सांप सूंघे उस समाज से वह उठने को था ही कि आजी ने आकर उसके सारे हिसाब पर पानी फेर दिया था। एक एक के घर को उधेड़ कर रख दिया था बुढ़िया ने। रामसूरत गुंडई पर उतर आया। उनके लठैत भी सुगबुगा उठे थे मगर हलचल मच गई थी। औरतें आगे आ गईं। आजी पर कोई आंच आई तो मामला पलट जाएगा अमीन जी। और रामसूरत सहम गए थे। अपनी 10 उंगलियां फोड़ती आजी भैरव की ओर बढ़ी ही थी कि उसकी मां घिघियाती हुई आकर आजी के पैरों पर गिर गई। अरे मावा तोहें तोरे सत की क्रिया, सरापिए मत मेरी पुरखिन, आपके दरवाजे पर दासी होके रहेंगे। और सब साफ हो गया था, दूध का दूध और पानी का पानी। पार्वती का बेटा आजी से चिपट कर बिलख उठा था। वही लड़का आज कैसा सुघर जवान हुआ। कैसे सहेगा वो इस दुख को? कैसे सहेगा वो अपनी मां की इस दुर्दशा को? और आजी के बूढ़े स्तन अपनी नसों में जैसे कस गए। ऐसा लगा जैसे उनमें दूध उतर रहा। आंखों से गढ़ुआई उस वृद्धा में एक निर्भीक निश्चय धीरे धीरे उग रहा था। बार बार अपनी अकेली जान की रक्षा के विचार से वो लड़ रही थी। चलते चलते उन्होंने दरोगा से कहा था कि वह उन्हें थाने बुला ले, उन्हें कोई बयान देना है। दिखारा था उन्होंने कि बेर मत करना बचवा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इस खून के असली निशान मालूम है। वहां मौजूद सारे लोग इस बूढ़ी औरत के उन्माद भरे रवैये को देख उठे थे। एक फुसफुसाहट मंडरा उठी थी। शाम हो चुकी थी। बसवारी से निकलकर घर आने के बजाय आजी रामसूरत के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। आज वहां उन्हें भीतर जाने से रोका गया। देखा उन्होंने
यह महेश पहलवान का छुटका लड़का था, तीरथ। आजी के चढ़े हुए चेहरे पर आंख गड़ाए वह उन्हें भीतर जाने से बरज उठा। अब वहीं सब सूतल व मावा घरे जा। उसकी तो शामत ही आई थी कि उसने मावा को ठेलने में हाथ लगा दिया। अब जो आजी की चित्कार फूटी तो द्वार पर बंधे मवेशी तक हिल गए। वे महेश के 7 पुश्तों को मिट्टी में मिला रही थी और उनके आर्तनाद में कतली खूनी के निर्वंश हो जाने की दुहाई थी। वे हाथ उठा उठा कर चिल्ला रही थी कि वो जो मरी है उसका शराब पूरे गांव पर है। अब यहां धूल उड़ेगी, गिद्ध टूटेंगे सबके आंगन में। बचा सको तो बचा लो अपने को। रामसूरत के आंगन में ये श्राप मंडरा रहा था। उनकी स्त्री फूट फूट कर रो रही थी, औरतें भय से मरी जा रही थीं और बच्चों का रोना भी इसमें मिल गया था। वकील आजी से यह कहने की जरूरत कर बैठा था कि बूढ़ा, बयान पर टिकी रहेंगी ना, टूटेंगी तो नहीं? आजी तमक उठी थी। तू मुंह फकौना न बिके, बस ये देख, तुम्हारा ईमान इधर उधर ना हो, ये देखो। फिर से कुछ ऐसा वैसा कहा तो सारे दांत तोड़कर तुम्हारे पेट में भेज देंगे। आजी के दामाद ने वकील को आड़े ले जाकर समझाया। कुछ तो वो जानता ही था, मगर उसके लिए भी इस बुढ़िया का आग फेंकता हुआ तपाक अचरज का विषय था। रामसूरत के बेटे की बारात लौटने से पहले ही पुलिस ने उसके खून सने कपड़े बरामद कर लिए। आजी की गवाही ही नहीं थी, बल्कि यह पूरे गांव की निगरानी भी थी। गांव पहले दुबका हुआ था, मगर आजी घर घर जाकर मंडराई थी और चेतावनी दी थी उन्होंने। यह उनकी निडर आवाज का ही जोर था कि सारे सबूत मिलते चले गए। सूट बूट में सजे लल्लू हथकड़ी में बांधे गए और बांध कर ले जाए गए। रामसूरत के चेहरे पर आग खेल रही थी, मगर आजी भी अब आर या पार खेल जाने के साहस में थी। चिल्ला रही थी कि कोई अमरौती का घरिया पीकर नहीं आया है, सबको जवाब देना है, वहां जवाब देना है। और ये कहती हुई वो अपनी उंगली आकाश की ओर उठाती थी। अदालत में लल्लू का वकील आजी को फंसाने पर तुला था। बात बदल बदल कर वह आजी को झुला रहा था। माताजी, आपने बताया था कि गली में बड़ा अंधेरा था। आजी उसे झिड़क उठी। तू बेर बेर पूछबे तक आ वहां जोर हो जाए। रामसूरत के मुंह पर अंधेरा उतर आया था। आजी अडिग रही, मट्ठे की तरह मथे हुए सवालों का सामना करती रही और जज से पूछ बैठी। माई की उम्र की औरत के साथ उसने दुष्कर्म किया, उसे घसीट घसीट कर मारा। वकील बाबू जानते हैं कि सब साबित हो चुका है। जज साहब, आप ये जान लीजिए कि आंख ही नहीं, मेरी नाक भी बहुत तेज है और बबुआ की देह में लगे हल्दी तेल की बास मुझे कभी नहीं भूलेगी। ए जज बचवा, आपको पापियों को बचाने के लिए कुर्सी नहीं मिली है। ईश्वर से डरिए, वैसे भी सब हिसाब यहीं देना है। रामसूरत के इकलौते बेटे लल्लू को सुप्रीम कोर्ट से भी रिहाई नहीं मिली। आजी वहां तक तैनात रही, मगर इस मामले ने उन्हें बेहद थका दिया था और दुनिया अब पहले जैसी नहीं रह गई।